बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC27 हेल्थ इंश्योरेंस में चैप्टर 1 की। हेल्थ इंश्योरेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं IC27 में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, क्यों लिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हेल्थ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ हुई है। देखिए, इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस उसका एक पार्ट है। तो उसकी जो ग्रोथ है, जो जर्नी है हेल्थ इंश्योरेंस की, पहले क्या थी अब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया में हेल्थ सिस्टम कैसा है और इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का मीनिंग सिंपल सा है कि एक इंसान है, कोई भी वो मीट कर सकता है इलनेस को, बॉडीली इंजरी को, या एक्सीडेंट उसके साथ हो सकता है, कोई अनफॉर्चुनेट या अनएक्सपेक्टेड इवेंट उसके साथ हो सकती है। तो उस इवेंट में, उस बॉडीली इंजरी में बहुत सारे एक्सपेंसेस उसको लग सकते हैं, इनकर हो सकते हैं। उन इवेंट्स में कैसे वो एक्सपेंसेस लगेंगे? उस इवेंट की वजह से उसको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ सकता है, मेडिसिन लगेंगी, सर्जरी हो सकती है, डॉक्टर विजिट करेगा, और बाकी अदर मेडिकल एक्सपेंसेस उसके लग सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस करता क्या है कि इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है, इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कवरेज। ठीक है, कि भाई वो कुछ या सारे हेल्थ एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें, तो आप एक क्या कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लीजिए। ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या कर रहा है? देखिए, उसकी मीनिंग क्या हुई। इंश्योरेंस इज अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द वेरिएशन ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स। अगर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीजिंग हो रहे हैं, तो हमारे पास इतने एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं कि हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है उससे। ठीक है, हमारी सारी जो सेविंग्स हैं वो इसमें खर्च हो सकती हैं। तो उसको कैसे करते हैं? पूलिंग कॉस्ट्स ओवर टाइम एंड ओवर पीपल। मतलब उस कॉस्ट को ढेर सारे लोग मिलके, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं, तो प्रीमियम को पूल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आपके ओवर टाइम वो फंड बनता जा रहा है। हो सकता है 100 में से 5 ही लोग एडमिट हुए, ठीक है, 5 लोगों पे आपका वो पूल यूज हो गया। ठीक है। तो इट्स अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल रिस्क, हमारी हेल्थ के एक्सपेंडिचर वेरिएशंस को मीट करने के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू एनी वेरिएशन इन हेल्थ, बता दिया मैंने। इट कलेक्ट्स एन अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल कॉमनली नोन एज प्रीमियम इन दी मार्केट एंड पूल्स इट ओवर मेनी पीपल। अब भाई बहुत सारे लोगों से प्रीमियम लेके पूल कर रहा है, ये सारे ही इंश्योरेंस का रूल होता है। दस इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन दी मार्केट, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट इट प्राइमरीली कवर्स हेल्थ एक्सपेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब, बाकी इंश्योरेंस जो होते हैं वो हो सकता है आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रहे हो, वो कुछ और कवर कर रहा है। ठीक है, आप एविएशन इंश्योरेंस एंड XYZ इंश्योरेंस ले रहे हो, लेकिन हेल्थ क्या कर रहा है? हेल्थ आपको, आपकी हेल्थ के ऊपर जो भी खर्चा होगा उसको ही वो मीट करने के लिए आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हैं कि कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें ऑफर किया जाए इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, वो हमारा बेसिकली कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको देंगी, दैट इज अ कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस। बट गवर्नमेंट की भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है ना? बहुत सारे स्टेट्स में चल रही है, चिरंजीवी योजना चल रही है आपकी, बहुत सारी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ। कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो सरकार की स्कीम्स हैं दैट आर डिफरेंट देन दी कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो आप इंश्योरेंस कंपनी से जाके खरीदते हो सकता है आपने यूनाइटेड से खरीद ली, ठीक है, आपने ओरिएंटल से खरीद ली, XYZ किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके आप खरीदते हो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज नोन एज दी कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस। जो आप खरीदते नहीं हो, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी है, दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। ठीक है, इसमें क्या करता है कि भाई इंश्योर्ड क्या करता है, वो आपको वो पेमेंट करता है, प्रीमियम देता है इंश्योरर को, और उसको एक पॉलिसी मिल जाती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, आपको ये आपका कवर्ड है। आपका ये हो सकता है डायबिटीज कवर्ड नहीं करी आपने, और आपके क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लिया, तो वो कवर नहीं है ना? तो इंश्योरर हमारा क्या करेगा भाई, जितने भी आपकी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको पेमेंट देना है, वो आप
इंश्योरर को देंगे तब वो आपको ये सारे रिस्क कवर करेगा। मतलब हर रिस्क जो वो कवर करेगा इंश्योरर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट इज डन फॉर ईच रिस्क दैट इज कवर्ड। तो कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस इज नथिंग बट एवरी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम खुद जाके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हमारा कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्ड पार्टी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है। ठीक है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में दो ही पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एक आपका इंश्योर्ड होता है और एक आपका इंश्योरर होता है। ठीक है, आप इंश्योर्ड ने क्या किया, एक पॉलिसी खरीदी इंश्योरर से और जैसे ही रिस्क आया वो क्लेम लेने के लिए कंपनी के पास गया, उसने क्लेम ले लिया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी हेल्थ हेल्थ फैक्टर है। अब जब आपकी तबीयत खराब है तो कंपनी के आप चक्कर नहीं लगा सकते। आपकी तबीयत खराब है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अलग है, इसलिए थर्ड पार्टी हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड पार्टी है वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना हो तो हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसकी मीनिंग ही जो चली जाए। क्यों, क्योंकि भैया जो थर्ड पार्टी हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमारा ये डिसाइड करता है। आप जाते हो, कंपनी थोड़ी ना डिसाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं डिसाइड करती ना कि आपकी तबीयत खराब है तो आपको कौन सा इलाज चाहिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो इंडिविजुअल को चाहिए, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, थर्ड पार्टी जो कि हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। कितनी सर्विसेज उसको चाहिए, हाउ मच सर्विसेज आर यूज्ड, ये बताएगा। और उनकी क्या कॉस्ट होगी, हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे, प्राइवेट बेड लेंगे, है ना, तो आपकी कॉस्टिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारी थर्ड पार्टी होती है हेल्थ इंश्योरेंस में। ठीक है, तो ये क्या करती है, देखिए इसका मेजर रोल क्या होता है भाई, ये बताती है कि हेल्थ सर्विसेज कौन सी करनी है इंडिविजुअल को, सर्विसेज कितनी यूज करनी है, हाउ मच सर्विसेज, कितने दिन उसको एडमिट रहना है, कितने दिन का उसका इलाज चलेगा और इन सर्विसेज का क्या कॉस्ट होगा। अब इसी इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ये इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो डिफरेंट है और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए हर हर चीज की नॉलेज सबको तो होती नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या क्या देखेंगी, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट बना देती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जा रहा है, ये फंक्शनिंग कैसे होगी, तो ये तो हमारा हेल्थ केयर जो आपकी हेल्थ कंडीशन है इस पे डिपेंड करेगा और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उस पे डिपेंड करेगा। कुछ अस्पताल आपको हो सकता है कि किसी चीज के लिए एडमिट कर लें और कुछ अस्पताल उस चीज के लिए खाली आपको दवाई दे के इंजेक्शन लगा के भेज दें। तो ये इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जो हमारा जो क्रक्स है वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैसा है, प्लस हमारा इसके इन्वॉल्वमेंट से जो इंश्योरेंस है वो डिफरेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट की। तो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट हमारा बेसिकली इम्परफेक्ट मार्केट होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब कैसे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, तो इसको एक इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस हमारी जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे वर्क नहीं करती। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है वो वर्क नहीं करता। ठीक है, मार्केट मार्केट के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में ही रहते हैं हम। ठीक है, तो ये इम्परफेक्शंस क्यों है, ये इम्परफेक्ट मार्केट क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इम्परफेक्ट मार्केट क्यों है। तो सबसे पहला जो इम्परफेक्शन है वो इस वजह से है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री से क्या आप क्या समझते हो, देखिए इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री का मतलब ये हो गया कि हम एज एन इंश्योर्ड के पास जो इंफॉर्मेशन है और इंश्योरर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है इनकम्प्लीट हो या कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ना हो। कैसे, देखिए हम जब भी इंश्योरेंस का क्या काम है, इंश्योरेंस कंपनीज का काम है कि उन्हें पॉलिसी देनी है। ठीक है, तो वो पॉलिसी की ऐसी कंडीशन सामने रखेंगे जिससे आप वो पॉलिसी ले लें। सपोज कोरोना टाइम में बहुत सारी पॉलिसीज आई थी, तो ठीक है ये कवर्ड है वो कवर्ड है, लेकिन जब कोरोना आया तो बहुत सारे लोग उस अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशंस इसमें ऐसी थी जो ट्रांसपेरेंट नहीं रही होंगी। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं रही होंगी, तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रहती है। प्लस दूसरी चीज, इंश्योर्ड की ऐसी कुछ चीजें हो सकता है XYZ कोई इंश्योर्ड है, उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसने नहीं बताया कि वो ऑलरेडी किसी
प्री इलनेस से मतलब जूझ रहा है, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से क्या होगा कि भाई उसने बताया नहीं, उसका प्रीमियम तो कम लगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को 3 महीने बाद वो कंडीशन और खराब हो गई और उसका जो हेल्थ मतलब एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लगा। ठीक है, अब उससे नुकसान किसको हुआ, उसको उससे नुकसान हो गया हमारी इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए ये हो गया हमारा, इंश्योरर इज ऑल्सो समटाइम्स नॉट फुली अवेयर अबाउट द लाइकली रिस्क टू अ पर्सन हेल्थ, सो दे में एंडर, हाँ सही है, बता दिया मैंने आपको कि भाई उसने प्री इलनेस नहीं बताई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कि हमारा जो इम्परफेक्शन है वो क्यों नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब एज एन इंश्योरर मुझे नहीं पता और एज एन इंश्योर्ड मैंने बहुत सारी चीजें छुपा दी, और एज एन इंश्योर्ड मुझे नहीं पता कि कंपनी की कौन सी लाइन मेरे को क्लेम देने से रोक सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिस्क का सिलेक्शन। रिस्क सिलेक्शन हमारा इम्परफेक्ट मार्केट इम्परफेक्शन कैसे लाता है, इम्परफेक्ट देखिए, अब देखिए रिस्क सिलेक्शन की बात करते हैं। देखिए एक दो लोग हैं, एक तो हेल्दी है और एक अनहेल्दी है, तो जो हेल्दी है उसके लिए तो इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं ये आ जाए मेरे पास, ठीक है ये तो हेल्दी है, अगर मेरे को इसका प्रीमियम मिल जाए तो मुझे इस एक्सपेंडिचर नहीं देना पड़ेगा और मेरे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा जो अनहेल्दी है वो चाहता है कि मेरे को मतलब मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाए और मेरा जो एक्सपेंडिचर मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ वो मुझे ना देना पड़े। तो इंश्योरर हमेशा ये चाहेगा कि लो रिस्क मुझे मिले और हाई रिस्क मुझे ना मिले। लो रिस्क मिले मतलब चेरी पिकिंग मैं कर सकूं, और क्रीम, इसको क्रीम स्किमिंग और चेरी पिकिंग भी बोलते हैं, कि भाई मेरे को अच्छे अच्छे हेल्थ वाले लोग ही आके इंश्योरेंस करवाएं। और जो दूसरा है जो हाई, जिसके पास हाईयर हेल्थ रिस्क है, वो ये चाहेगा कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से मिल जाए और क्या नाम है मेरा मुझे कोई इशू ना हो फिर, ठीक है मेरा जो अभी कॉस्ट लग रही है वो ना लगे। तो इंश्योरर क्या करता है, इंश्योरर डिसाइड करता है कि मैं किसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और किस प्राइस पे एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो किस किस रिस्क को मुझे एक्सेप्ट करना है, किस प्राइस पे मुझे एक्सेप्ट करना है, इसी प्रोसेस को कहते हैं अंडरराइटिंग। रिस्क सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग, एट व्हाट प्राइस एंड एट व्हाट कंडीशंस आई एम एक्सेप्टिंग एक्स एंड वाई जेड रिस्क। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉरल हैजार्ड की। ठीक है, ये इम्परफेक्ट मॉरल हैजार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मॉरल हैजार्ड बेसिकली क्या है, देखिए इंश्योर्ड से रिलेटेड है और कई बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी रिलेटेड है। देखिए अभी आपने एक मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक करके, ठीक है मूवी पे नहीं जाते हैं बट उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई थी जो एक निगेटिव इम्प्लीकेशन शो करती हैं टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑल्सो। ठीक है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जितने लोगों ने देखी है देख लें, नहीं मतलब उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं देखी है मैं किसी का कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ वीडियो में। ठीक है, बट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एक एक जो चीज दिखाई है मूवी में वो कहीं भी जस्टिफिएबल नहीं है। ठीक है, तो मॉरल हैजार्ड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इंश्योर्ड बट सिंस एक कंपनी और एक इंश्योर्ड दोनों के प्रोस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर 1 करोड़ लोगों ने या 1 लाख लोगों ने मॉरल हैजार्ड एक साथ कर दिया, ठीक है, देखिए 1 लाख लोगों ने मॉरल हैजार्ड कर दिया, कंपनी डूब सकती है। बट एक हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो 1 लाख लोगों पे मॉरल हैजार्ड कर दे, ठीक है, दोनों की कितनी चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। अब इस पे हम आते हैं कि मॉरल हैजार्ड कैसे हो सकता है। एक तो डिमांड साइड मॉरल हैजार्ड, ठीक है, तो डिमांड साइड होगा तो भाई हमारे इंश्योर्ड के एंड पे होगा। क्यों, क्योंकि भैया जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसके पास है वो क्या करेगा भाई, वो उसको हल्की सी भी कोई दिक्कत होगी तुरंत जाएगा वो हेल्थ सर्विसेज। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होता, वो उसका जो बिहेवियर होता, और हेल्थ इंश्योरेंस है तो जो बिहेवियर है तो उसमें काफी चेंज हो जाता है। तो ये एक टाइप का मॉरल हैजार्ड है, हल्का सा पेट दर्द हुआ तुरंत चल दिया आप, है ना। और मतलब ठीक है मैं ये इसको गलत नहीं मानता, ठीक है, बट ओवर यूजिंग मिस यूजिंग एनी सर्विसेज दैट हैज बीन ऑफर्ड टू यू फॉर योर बेनिफिट इज रॉन्ग, है ना। तो डिमांड साइड मॉरल हैजार्ड ये है कि आप छोटी से छोटी चीजों में, या आप चले गए आप कॉस्मेटिक चीजें यूज कर रहे हो और फेक बिल्स, वो उस पर फ्रॉड में हम बाद में आएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मॉरल हैजार्ड ऐसे हो सकता है। सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड है, तो सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स करते हैं। कैसे, देखिए ये क्या करते हैं कि भाई वो सजेस्ट करेंगे, अब ये समझिएगा
एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रॉफिट मिलेगा जब आपके पास कोई, देखिए इससे नुकसान इंश्योरर को कैसे है, आप गए हॉस्पिटल में, ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल में गए और आपका पेट दर्द हो रहा था, इसने 75 टेस्ट लिख दिए, ठीक है, तो 75 टेस्ट आपको तो चलिए पे नहीं करना, ठीक है, लेकिन 75 टेस्ट का कॉस्ट आ गया 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए आ गया कॉस्ट। आपको हल्का सा कुछ भी था, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं थी, 10,000 रुपए का कॉस्ट होगा, तो ये कौन देगा? ये इंश्योरर देगा। अब आप गए, आप 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है 3 दिन बाद आप आ जाइएगा, 3 दिन बाद आप गए, 3 दिन बाद उसने फिर 10,000 का बिल बना दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड है। वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसको आते ही उसको एडमिट कर लिया, ठीक है, कि एडमिट कर लो, ठीक है। तो ये एक टाइप का सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड है जो कि हमारी थर्ड पार्टी, हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर करती है, ठीक है। इसीलिए इसको एडमिनिस्टर करने के लिए और अदर पार्टीज भी रखी गई हैं, है ना। और आजकल काफी मतलब विजिलेंट हो गए हैं इंश्योरर भी अपने प्रॉफिट्स को लेके, तो ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है हेल्थ इंश्योरेंस? देखिए ये तो बात हो गई, हैजार्ड हो रहा है सारी चीजें, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए भैया, अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी इलनेस है हम दे रहे हैं और सेविंग्स बच रही है हमारे इंडिविजुअल की। मतलब हेल्थ केयर हॉस्पिटल पुराने जमाने में क्या मूवीज में दिखाते हैं ना कि हम गए, नहीं पहले 5 लाख रुपए जमा कीजिए फिर आपका सर्जरी होगी, मगर आपके अभी क्या है? आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है भाई, ठीक है, एडमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डर नहीं है ना, उसको फाइनेंशियल एक्सेस दे दी, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इस चीज का डर खत्म कर दिया कि उनकी दे में बी इन दी लॉसेस। अगर कोई इलनेस के वजह से आपका इलाज, मतलब पैसे की वजह से नहीं, आपका आपके पैसे का लॉस नहीं होगा अगर आप किसी का इलाज कर रहे हो तो। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच में अदरवाइज भी वाइप्ड आउट ड्यू टू इलनेस, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड कि भाई हमारा किसी की इलनेस हो गई तो उसकी सेविंग्स नहीं खर्च हो, हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस से ही पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैशलेस। तो कैशलेस सिस्टम क्या होता है? अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जो सिस्टम्स थे, ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता था कि आप एडमिट हो जाइए, आपका जो भी खर्चा रहेगा वो रिइंबर्समेंट बेसिस पे है। बट विद द एडवांसमेंट और आपके डिजीज के भी एडवांसमेंट हो गए, ठीक है, ट्रीटमेंट का भी एडवांसमेंट हो गया, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कैशलेस सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है पर्सनल फाइनेंसेस को लेके। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता कि आपको बहुत सारा अरेंज करना पड़ता था, लार्ज अमाउंट आप अरेंज कीजिए, इंडिविजुअल अरेंज करेगा, पेमेंट करेगा हॉस्पिटल को, और वो बाद में हमारा रिम्बर्स हो जाता था, ठीक है। इंश्योरर, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो इंश्योरर रिम्बर्स कर देगा, नहीं तो कंपनी कर देगी, XYZ कोई भी कर देगा। तो उस चीज को कैशलेस सिस्टम ने खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रहा है, कवर मिनिमाइजेस द नीड टू कीप सरप्लस लिक्विडिटी बाय एन इंडिविजुअल टू मीट एनी हेल्थ इवेंचुअलिटीज। अब पहले क्या है भाई, आप इमरजेंसी फंड रखिए, ठीक है, हैवी हेल्थ इमरजेंसी फंड रखिए, आप हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कहीं मांगना ना पड़े, इसलिए अब क्या है कि अब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, आप मंथली आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, तो उससे आपका आपकी जो नीड है एक लार्ज कॉर्पस रखने की वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, और कोई भी हेल्थ इवेंचुअलिटी आ रही है तो आप उसको मीट कर पा रहे हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बढ़ क्यों रहा है? क्यों क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने की तरफ बढ़ रहे हैं? तो देखिए हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्टिव रोल है, देखिए प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, वो हमारे फाइनेंसेस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें हमें एक्सेस दे रहा है कि हम ऐसे हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा सकें जहां पे अदरवाइज हम नहीं जा सकते। समझिए इस चीज को। तो इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, लोग इस चीज के प्रति अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। और फोकस बढ़ रहा है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज का, ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ले आ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग इंटरेस्टेड हों, ठीक है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना के बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की काफी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों को फील हुआ कि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता, ऐसा प्रोडक्ट होता जिसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होता, जो भले हम हो सकता है जान नहीं बची बहुत लोगों की, लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर्स थे वो मीट हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भाई अभी इंडिया में काफी स्कोप है, क्योंकि
ओनली 5% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो हमारे कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से कवर हो रही है। देखिए, हैज बीन कवर्ड बाय कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको समझिएगा, कॉमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो आप किसी कंपनी से खरीदते हैं जाके, नॉट हमारा जो सरकारी प्रोडक्ट है जो हमारे गवर्नमेंट समय योजनाओं में कवर करती हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में इवोल्यूशन और ग्रोथ कैसे हुई इंश्योरेंस की। तो देखिए, कुछ जो स्कीम्स आई हैं बेसिकली उनके बारे में हम बात करें। ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में जो फॉर्मली बिगैन शुरू हुआ था वो हमारा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू हुआ। ठीक है, जैसे ही हमारी ईएसआई एक्ट 1948 बनी, ईएसआई एक्ट 1948, ठीक है, डायरेक्ट एक्ट पूछ लेता है कौन से ईयर में बनी, तो ईएसआई एक्ट 1948। ओके, तो इससे हमारी शुरू हुई और शुरुआत में ब्लू कॉलर जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए हुई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है, उनको हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज देती थी कि हमारे डिस्पेंसरीज बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, उसमें आप जाके अपना इलाज करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के से शुरू हुआ। फिर सेंट्रल सीजीएचएस हमारी स्कीम आई 1954 में। ईएसआईएस हमारा के जस्ट बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आई जो कि अभी भी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उसमें कवर्ड रहते हैं। 1954 में आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो सिविल असाइनमेंट्स में है। ठीक है, और इसका जो एम था वो प्रोवाइड करना था कि भी मेडिकल केयर दे वो एम्प्लॉइज को, उनकी फैमिलीज को। और इसमें जो हमारा फंडिंग थी वो एम्प्लॉइज और हमारे एम्प्लॉयर दोनों मिलके करते थे। और 2010 में जो हमारा मेंबरशिप है, अभी देखा जाए 2010 का जो डेटा बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से जो मेंबरशिप बेस है वो 8 लाख फैमिलीज है, जो कि हमारी 3 मिलियन, लगभग 30 लाख, अभी तो करेंटली इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जो लेटेस्ट डेटा है वो भी मेरे पास नहीं है, वो मैं देख लूँगा और एमसीक्यूज में अगर मेरे को डालना होगा तो मैं डाल दूंगा, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सबसे पहले ईएसआईसी आई, उसके बाद आया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 1954 में। ठीक है, और उसके बाद कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस का जन्म होता है भी, जो हमारा स्टार्टिंग में हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस देते थे नेशनलाइज, मतलब पहले ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस देते थे। ठीक है, और 1986 में हमारा जो सबसे पहला स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो बना इंडिविजुअल्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, वो मार्केट में लाया गया, जो हमारी उस समय की 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, है ना। तो उस प्रोडक्ट का नाम था मेडिक्लेम। 1986 में एक प्रोडक्ट आया हेल्थ इंश्योरेंस के का प्रोडक्ट आया जिसका नाम था मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम आया, उसके बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए, क्या कवर करना है क्या नहीं करना है, रिम्बर्समेंट बेसिस पे रहना है, कैशलेस में जाना है, तो ये सारी चीजें उसमें हुई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इवोल्यूशन और ग्रोथ हुई, कैसे कैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में ग्रो किया। इसके हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो कैसे है और हमारा जो प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे फर्क करता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसे वर्क करता है, तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है तो विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज लेवल पे देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी महिलाएं क्या करती हैं कि हर 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उनको एनरोल किया गया है भैया कि वो हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोग्राम के में जुड़े हैं या आईसीडीएस में जुड़े हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम से जुड़े हैं, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा चलाई गई स्कीम्स है। अब वो क्या करते हैं भाई, देखिए, उसके बाद ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड्स होते हैं, है ना। आशा आशा के बारे में आपने सुना होगा कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वॉलंटियर्स हैं, जो कम्युनिटी हमारी विलेज कम्युनिटी है वो डिसाइड करती है कि उसको एनआरएचएम में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, उनको मतलब ऐड करें, आशा वर्कर्स वॉलंटियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें और ट्रेन करें, जिससे कि हमारे हेल्थ सेक्टर की जो भी नीड्स हैं उनको हम पूरा किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सब सेंटर्स होते हैं। ठीक है, विलेज लेवल पे बात हो गई। इसके बाद विलेज लेवल पे हमारे क्या रहते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेन्ड बर्थ असिस्टेंट, ठीक है, और विलेज हेल्थ गाइड, यही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि ये चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। देखिए, आप जब एग्जाम देने जाते हो ना तो आप बुक पहले तो पूरा पढ़िए। बुक आप नहीं पढ़ेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि बुक के बाहर का आ गया, नहीं आता बुक के बाहर का। चीजें बुक से ही आती हैं बट घुमा के पूछी जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि एक आंगनवाड़ी वर्कर 1/1000 पॉपुलेशन, नहीं आएगा कभी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन
घूम के ही आएगा। हो सकता है पूछ ले कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो रहेगा। बट आप फोकस करते हो जो बोल्ड बोल्ड चीजें रहती हैं उन्हीं पे फोकस करते हो। आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, फिर एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करो, खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी जो जब आप खुद क्वेश्चंस बनाएंगे देन यू विल हैव मोर इनसाइट कि भाई हाँ ठीक है, मैंने ये पढ़ा, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो विलेज लेवल पे मैंने बात कर ली कि आंगनवाड़ी होते हैं, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड्स होते हैं, ठीक है, और आशा वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे विलेज लेवल पे होते हैं। सब सेंटर लेवल पे क्या होता है, देखिए सब सेंटर लेवल हमारा जो मोस्ट पेरिफेरल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल पॉपुलेशन को मिलता है। भाई हर 5,000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, और अगर हिली है तो 3,000 पॉपुलेशन के लिए, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में 3,000 पॉपुलेशन के लिए हमारा एक सब सेंटर रहता है। ठीक है, और नॉर्मली देखा जाए अगर प्लेन एरियाज की बात करें तो 5,000 पॉपुलेशन के लिए रहता है। और वो हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं जिनको हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम, और एक हमारा मेल हेल्थ वर्कर रहते हैं उसमें। ठीक है, तो सब सेंटर हमारा रहता है, विलेज के ऊपर हमारा सब सेंटर रहता है जो रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विलेजेस में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, गाइड्स हैं, समझिए इस चीज को। ठीक है, अब हमारे आशा वर्कर्स हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सब सेंटर में क्या है भाई, हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। अगर सब सेंटर है तो हमारे 6 सब सेंटर पे एक हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेगा। और हमारे 30,000 पॉपुलेशन पे हमारा ये रहता है। कहने का मतलब देखिए 5,000 हमारी पॉपुलेशन पे एरिया को हम एक सब सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और 6 पे रहेगा, कहने का मतलब 5,000 इंटू 6 30,000, और ट्राइबल में हमारा 3,000 था तो हमारा 20,000 यहाँ पे ट्राइबल, हिली और बैकवर्ड एरियाज के लिए। यानी कि इतने पॉपुलेशन के लिए हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना जरूरी है। और ऑल पीएचसीज प्रोवाइड आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है, ओपीडी सर्विसेज देते हैं। और बेड्स उनमें इतने ज्यादा नहीं होते, 4 to 6 पेशेंट बेड्स ही होते हैं। देखिए अभी क्या है, मतलब एक मिनिमल सर्विसेज के लिए है ये, बहुत ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट करें कि ऑपरेशन हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, दो नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपके इलाज के लिए, ठीक है, हो सकता है ड्रिप चढ़ानी हो, नॉर्मल कुछ चीजें करनी हो, तो उसके लिए हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज अ गुड चॉइस। ओके, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर में इसके ऊपर क्या आता है, देखिए विलेज लेवल में तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिर हमारे सब सेंटर में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, उसके ऊपर हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा क्या होता है कि 4 पीएचसीज जहां हैं उन 4, ठीक है, 1 2 3 4, इन 4 पीएचसीज के ऊपर एक हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं ये 4 to 6 बेड्स थे, इनके ऊपर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा उसमें ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, कैसे रहेगा, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारा, ठीक है, 30 बेड्स होने चाहिए। ठीक है, एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, एक्सरे मशीन होनी चाहिए, लेबर रूम होना चाहिए, मैटरनिटी के लिए लेबोरेटरी की फैसिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम देखते हैं ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रचार आता है, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो हमें एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें उसमें, हम अब कोई चीज देखें, ऑब्जर्व करें, तो उससे हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जब आप सुने तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहेगा, 30 बेड्स रहेंगे, एक ऑपरेशन थिएटर रहेगा, एक्सरे मशीन रहेगी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, और हमारा 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। 4 स्पेशलिस्ट क्यों, देखिए एक सर्जन रहेगा, भाई सर्जरी की जरूरत है, सर्जन, नॉर्मल फिजिशियन, एक आपका लेबर रूम के है तो गायनेकोलॉजिस्ट जरूरी है। ठीक है, बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और उसके बाद 21 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ, जो मेडिकल रिलेटेड नर्सिंग हो गई XYZ, वो हमारा स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूरल हॉस्पिटल्स। रूरल हॉस्पिटल्स में क्या होता है भाई, उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, और सब डिविजनल हमारे रहते हैं, हमारे 2,000 लगभग हमारे रूरल हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारी कंट्री में रूरल हॉस्पिटल्स 2,000 हमारे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2,000 से अभी तो ज्यादा होंगे, बुक के हिसाब से 2,000 है। ठीक है, और जो स्पेशलिटी एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स, तो ये हमारे क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, है ना, और हमारे टर्शरी रेफरल सेंटर्स हो गए। तो ये हमारे स्पेशलिटी और टीचिंग सेंटर्स हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर का पार्ट है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया। देखिए विलेज पे कोई हमारा
हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दे रखी है, लेकिन उन्होंने क्या दे रखे हैं, हमारे विलेज गाइड्स दे रखे हैं, आशा वर्कर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। उसके ऊपर इन्होंने क्या दिया, ठीक है, विलेज में, इसके ऐसे चलते हैं, ये रहा विलेज। विलेज के ऊपर क्या दे रखा है इन्होंने, विलेज के ऊपर इन्होंने प्राइमरी सब सेंटर, पहले सब सेंटर दे रखा है। सब सेंटर के ऊपर क्या दे रखा है, सब सेंटर के ऊपर उन्होंने दे रखा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर क्या दे रखा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके ऊपर क्या दे रखा है आपने, रूरल हॉस्पिटल दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद टीचिंग और स्पेशलिटी और टीचिंग हॉस्पिटल्स दे रखे हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अब किस कितने लगेंगे, ये 6 कम्युनिटीज के ऊपर एक, 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर एक कम्युनिटी दे रखी है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसकी नोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ चुके हैं कि भाई इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली कैसे दिया जाता है, वो आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर से दिया जा रहा है और हमारे हॉस्पिटल से दिया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ दे रही है, प्राइवेट सेक्टर दे रही है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे है, देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या कर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारा एनपीपीए है, ठीक है, इसको नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। तो ये क्या, बहुत सारे औषधि सेंटर, जन औषधि सेंटर, ठीक है, जन औषधि सेंटर लॉन्च कर रही है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो ड्रग्स के जो प्राइजेस है वो करती है, और इम्पोर्टेंट जो हमारे रेगुलर यूज के ड्रग्स हैं जिनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, और हमारे नॉर्मल जो रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका उनका खर्चा ना बढ़े, इसलिए हमारे मेडिसिन पे प्राइसिंग की अथॉरिटी एनपीपीए रखती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट हुआ वो, क्यों, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ नहीं खरीद पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप इलाज कैसे कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कर रही है। लगभग 500 ड्रग्स हैं हमारे, बल्क ड्रग्स, उनके प्राइस कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्ट में। देखिए, मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम चीजें कवर कर सकूं, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप एक बार इसको देखें, फिर बुक पढ़ें, सुने, बुक पढ़ें, फिर आप जब पढ़ेंगे और मार्क करेंगे किताब में, then it will feel good and that would be helpful also. So thank you, you can subscribe the channel. Thank you, all the best.